प्यारे भैया बहन, आज का दिन मंगलमय हो। आज हम लोग पढ़ेंगे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। देखिए, संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, यह शीर्षक दिया हुआ है, इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए जो संवैधानिक प्रावधान है वह ज़रूरी है, पर यह उतना पर्याप्त नहीं है जितना हम समझते हैं। अगर भारत में संघीय व्यवस्था कारगर होती है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर का नहीं होता है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ के लोकतंत्र के राजनीतिक चरित्र को देना होता है। यही राजनीतिक चरित्र जो है इसी को देना होगा। देखिए, ये भारत का मैप दिया हुआ है जो 1947 का मैप है। जिस समय देश को आज़ादी मिली, भारत को कई राज्यों में बांटा गया है। देखिए, इधर पाकिस्तान है, इसके बगल में अफ़गानिस्तान है, इधर तिब्बत है, इधर चाइना है, चाइना इधर भी है, इधर भी है, इधर श्याम देश जिसको बर्मा कहते हैं ये है, फिर यहाँ पर ढाका बांग्लादेश है और शेष ही नेपाल है। शेष भारत के अन्य राज्य हैं जो यहाँ दिए हुए हैं। इनको हम गौर से अपनी किताबों में देखेंगे, समझेंगे। देखिए, संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। तो आइए हम कुछ बातों पर गौर करते हैं जिनसे पता चलता है कि यह काम किस तरह हो पाया है। इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। तो अब है भाषाई राज्य। भाषाई राज्य की चर्चा है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। जब भारत सन 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत किया, उस वक्त से लेकर और 2017 तक का अगर आप मानचित्र देखेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि यह क्या है। देखिए, इस अवधि में आए बदलाव को देख करके एक बारगी आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए, कई नए नए प्रांत सामने उभर कर आ गए। कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम ये सभी के सभी बदल गए। तो ये बदल तो गए, लेकिन ये बदलने के बाद भी अब नए राज्यों को, जो नए राज्य को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमा बदली गई। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर अथवा जातीयता के विभिन्नता को रेखांकित करने के लिए, ये देखिए, इसके आधार पर किया गया। उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया। जैसे इसमें नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड ये सभी राज्य शामिल हैं। ये सभी राज्य इसमें शामिल हैं। जब एक भाषा के आधार पर राज्य का गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, देश बिखर जाएगा, अलग अलग खंडों में बंट जाएगा। केंद्र सरकार जो है इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया कि नहीं किया जाएगा। पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादातर एकीकृत होगा, मजबूत होगा। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा सुविधाजनक ढंग से चलेगा। इस प्रकार से अब ये देखिए,
ये नए मानचित्र है। ये नए मानचित्र को देखिए आप, इसमें सभी राज्यों को अलग अलग करके दिखाया गया है। जैसे ऊपर में सबसे जम्मू और कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, इधर आइएगा तो पंजाब है, हरियाणा है, फिर यहाँ आई है उत्तर प्रदेश है, फिर इसके बगल में बिहार है, यहाँ नेपाल हो गया। इसी प्रकार से सभी राज्यों को अलग अलग कलर से दिखाया गया है। आप इसे ध्यान से देखेंगे, आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा देखने को। अब है कि भाषा की नीति। भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा की नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ मात्र 40% लोग लगभग भारतीयों की मातृभाषा है, बोलते हैं। इसीलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, जो यहाँ अंकित है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प के रूप में चुन ले। तब राज्य की भी अपनी राजभाषाएं हैं। राज्यों का अपना अधिकार, अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है, अपने ही राजभाषा में करना है। जैसे आपको श्रीलंका है, श्रीलंका के ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद जाना चाहिए था, पर अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप धारण कर लिया था। यहाँ के केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामकाजों के प्रयोग की अनुमति दे करके इस विवाद को सुलझाया। अनेक लोग का यह मानना था कि इस समर्थन में, इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनाई हुई अब का मतलब है कि अंग्रेजी को बढ़ावा देना। यह नहीं कि केंद्र सरकार इन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहां लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया, इसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच जाएंगे। तो इस प्रकार से हम भाषाओं के नीति के आधार पर भी गठन किया। अब है केंद्र राज्य संबंध। देखिए, केंद्र राज्य संबंधों में लगातार आए बदलाव का यह उदाहरण बताता है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ है। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविक रूप से कैसे लोगों की लगी, यह ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं, किस तरह इसका पालन करते हैं। देखिए, इस बात पर भी निर्भर करता है कि शासक दल का नेता किस तरह व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक ही पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्तता या स्वतंत्रता संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य ने अलग अलग दलों की सरकारें रही तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की, जिससे ये अधिकारों की अनदेखी की। इन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके
विपक्षी दलों की राज्य सरकार को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम था। 1990 के बाद से यह स्थिति काफ़ी बदल गई है। इसमें बहुत सारा सुधार आया है। इस अवधि में देश के अनेकों राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। यही दौर केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत का भी था। गठबंधन सरकार का मतलब है कि दो या दो से अधिक दल जब मिल करके सरकार बनाते हैं उसको हम गठबंधन सरकार कहते हैं। एक दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला, इसीलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों के साथ मिल करके सरकार बनाने का मौका मिला और बहुत सारे पार्टियां एक साथ मिल करके क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल करके और गठबंधन की सरकार बनाई या बनानी पड़ी उसे। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वतंत्रता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। जब चाहे केंद्र सरकार किसी सरकार को भंग नहीं कर सकती है। आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा जो है प्रभावी है। तो ये देखिए, ये आपको कुछ राज्य और शक्तियाँ मांग रहे हैं, यहाँ फिगर दिया हुआ है। ये लोग अपना अधिकार, राज्यों की शक्ति यहाँ केंद्रित है। ये लोग सबके हाथों में कटोरा दिख रहा है। ये सब अपने अपने क्षेत्रों से ये मांग रहे हैं, अधिकार को मांग रहे हैं। अधिकार मांगने के साथ ये चाह रहे हैं कि हमारा अधिकार मिलता रहे। यहाँ देखिए गठबंधन सरकार है। गठबंधन सरकार क्या कर रही है? कई लोग एक साथ मिल गए हैं और मिल करके तब जो है ये गठबंधन की सरकार बनाए हैं, चला रहे हैं, ये चल रहा है। अब हम आपको बताएंगे भारत की भाषाई विविधता। भारत में कितनी भाषाएं हैं? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि यह भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में नवीन जानकारी 2011 के जनगणना के आंकड़ों से हासिल होती है। इस जनगणना में लोगों ने 1300 से ज़्यादा अलग अलग भाषाएं बोलते हैं अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज कराया था। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है। जैसे मान ली भोजपुरी है, मगही है, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़, ये सब चीज़ यहाँ दिया हुआ है। राजस्थानी है। ऐसे ही दूसरी भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया गया। ऐसी समूहबद्धता के बाद भी जनगणना में 1 से 21 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। यहाँ देखिए 22 भाषाएं हैं जिनको अनुसूची में रखा गया है, डाला गया है। ये यानी एक बाकी की गैर अनुसूची भाषा कहते हैं। जो भाषाएं बच गई इसके अलावा वो गैर अनुसूची भाषा हो गई। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश माना जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा विविधता है। साथ ही लगी सूची को देखने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी, जो सिर्फ 44% लोग ही बोलते हैं, अपनी मातृभाषा है। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या भी जोड़ ली जाए तो 2011 के अनुसार यह संख्या 50% हो गया है। 50% हो गया है। 50%। अब देखिए कि जहाँ तक अंग्रेजी की बात है तो सिर्फ 0.02% लोग ने इसे अपनी मातृभाषा बताया था। दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर 11% लोग
इसे जानते थे। इस सूची को गौर से देखा जाए, लेकिन इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन कामों को कीजिए। इस सूचना के आधार पर बार या पाई चार्ट बनाइए। भारत की भाषा विविधता को दर्शाने वाला एक नक्शा बनाइए। विभिन्न इलाकों को अलग अलग रंगों में रंग करके देखिए, आपको ये सब चीज़ मिल जाएगा। देखिए, आपको दिखाते हैं, ये भारत की अनुसूचित भाषाएं हैं जिनको रखा गया है। भाषा इधर दिया हुआ है बाएं साइड में, दाहिने साइड में बोलने वालों का अनुपात दिया हुआ है। जैसे यहाँ असमिया है, 1.2% लोग बोलते हैं। यहाँ पर बंगला है, 8.03% लोग बोलते हैं। बोडो है, डोंगरी है, गुजराती है, और इसी प्रकार से हिंदी है। हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या जो है आपको यहाँ पता चल जाएगा, 43.63% लोग हिंदी बोलते हैं। कन्नड़ 3.61 है, कश्मीरी 0.56, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत नगण्य है। संस्कृत 1% लोग नहीं बोलता है, केवल वो पाठ्यपुस्तक की भाषा बन करके रह गई है। सिंधी, तमिल, तेलुगु, इस प्रकार से ये हमारी सब भाषाएं हैं जिसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो हमने इन सभी भाषाओं को पाया, इसमें सर्वाधिक हमने किस भाषा को पाया, हिंदी को पाया, कि हिंदी को बोलने वाले की संख्या जो है सर्वाधिक अधिक है, इनका सबसे ज़्यादा संख्या है। देखिए, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को आज से ठीक 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लागू किया गया था। अपने दौर में और अपने तरीके से इसने राष्ट्र के राजनीतिक और संस्थागत जीवन को एकदम बदल दिया था। गांधी जी और अन्य नेताओं ने अपने अनुयायी से वादा किया था कि जब मुल्क आज़ाद होगा, जब हमारा देश आज़ाद होगा, तो इस नए देश में नए प्रांत बनेंगे, भाषा के आधार पर प्रांतों का पुनर्गठन किया जाएगा। पर 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो इसका बंटवारा भी हो गया अलग अलग तरीके से। विभाजन धार्मिक आस्था से पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। पुरातन आस्था की एक ऐसी ही चीज़, भाषा के आधार पर कितने विभाजन होंगे। नेहरू, पटेल, राजा जी के मन में यह सवाल कूद रहे थे कि क्या किया जाए, इसे बांटा जाए नहीं बांटा जाए। भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर गठित राज्यों ने इसकी एकता को मजबूत करने में मदद की है। हमको डर लग रहा था कि अगर भाषा के आधार पर हम राज्यों का गठन करते हैं तो इसकी एकता कमज़ोर पड़ जाएगी, लेकिन यह एकता कमज़ोर नहीं हुई, इसकी एकता मजबूत हो गई। एक व्यक्ति कन्नड़ भारतीय या बंगाली और भारतीय अथवा तमिल और भारतीय या गुजराती भारतीय जैसी दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाषावार राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया है। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वालों की भावना का ख्याल न रखा गया होता तो यहाँ की स्थिति कुछ अजीब प्रकार से होती, हमको ये देखने को मिलता। इस प्रकार से आज यह चैप्टर समाप्त हो गया। हम लोग आज इतना ही तक पढ़ेंगे। अगले दिन अब हम लोग पढ़ेंगे भारत में विकेंद्रीकरण।